वेलकम बैक। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं और सिर्फ हार्डकोर फाइनेंस की बात करते हैं तो हम एक ह्यूमन टच भूल जाते हैं। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी कंपनी का दिवालिया निकल गया, किसी व्यापार को बंद करके अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, कुछ लोगों को शेयर बाजार में नुकसान हो गया। इस सब के पीछे एक ह्यूमन कॉस्ट होती है, एक ह्यूमन वैल्यू होती है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 1929 में हुए मार्केट क्रैश की। यह मार्केट क्रैश हुआ था अमेरिका में। 1929 में वॉल स्ट्रीट ढह गया था, लेकिन कई जिंदगियां बर्बाद हुई, कईयों के घर बिके, कईयों को अपनी एक्सट्रीम स्टेप्स तक लेने पड़े। 1929 में एग्जैक्टली क्या हुआ था और उसकी ह्यूमन कॉस्ट क्या है और कैसे इंसानी समाज वापस रेजिलियंस दिखा के आया, इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर हमें 1929 का वॉल स्ट्रीट मार्केट क्रैश समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी स्थिति थी जिसने उस मार्केट क्रैश को जन्म दिया। आंसर मिलेगा द रोरिंग ट्वेंटीज। द रोरिंग ट्वेंटीज 1920 की दहाई को कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा रिलीज किया गया, जैसे 2019 में कोविड-19 के बाद किया गया। पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ था। ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना काम होता है, डिमांड बढ़ाना काम होता है। 1920 वॉज फैंटेस्टिक, बेहतरीन साल था इकोनॉमी के लिए अमेरिका की। साल इन द सेंस दहाई का आंकड़ा, दशक। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन फ्री कैश फ्लो, क्रेडिट, बहुत क्रेडिट अवेलेबल था जैसे आज इंडिया में है। इस वीडियो में आपको कई इंडिया और अमेरिका के बीच के रिजेम्बलेंस नज़र आएंगे, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर आपको 100 साल बाद के भारत देखना है तो आप आज के अमेरिका को देखिए। सुनते जाइए। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था, इंटरेस्ट रेट कम थी, रूरल अमेरिकन्स, ग्रामीण अमेरिकी शहरों की तरफ आ रहा था एक अच्छी जिंदगी यापन करने के सपने के साथ। प्रॉफिट जो आ रहे थे वो स्टॉक मार्केट में प्लॉ बैक किया जा रहा था, स्पेकुलेशन के अंदर डाला जा रहा था। स्पेकुलेशन का मतलब होता है संभावित प्रॉफिट के नजरिए से किया गया इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें 1920 के रोरिंग ट्वेंटीज को एक्सप्लेन करती है। सब खुश थे, स्पेकुलेशन करने वाले खुश थे। शेयर बाजार 9 साल से बुल रन में था, जैसे इंडिया का मार्केट है। मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो हुआ है। ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रही थी सरकार वर्ल्ड वॉर वन के बाद। लोगों ने लोन लिए और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। समझदार इंसान दूसरों की गलती से सीखता है, ये बात याद रखिएगा। सब खुश थे 1920 में, 1920 की दहाई में, 1929 आते आते। अक्टूबर 2024 को 1929 में ब्लैक थर्सडे आ जाता है। एक दिन में 12.9 मिलियन, ऑलमोस्ट 13 मिलियन शेयर्स हाथ बदलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1929 की, आज से एग्जैक्टली 96 साल पहले। आज की पॉपुलेशन और उस समय की पॉपुलेशन में डिफरेंस था। अगर 12.9 मिलियन स्टॉक उस समय खरीदे बेचे गए एक दिन में, ये बड़ा अमाउंट था। पैनिक हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई, हर जगह चीख पुकार मच गई। उस समय क्या हुआ? उस समय अमेरिका के उस समय के बड़े बैंकर्स ने मीटिंग किया कि क्या करना है। तो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के जो चीफ थे उनको कहा कि आप इसको संभालिए और हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। कोई स्टॉक अगर 204 पे भी कोई लोग खरीदने को तैयार नहीं थे तो इन भाई साहब ने जाके 305 रुपए की बोली पे कुछ स्टॉक्स खरीदने का ट्राई किया। एक स्टॉक हुआ, फिर कोई स्टॉक था जो कोई 102 पे नहीं ले रहा था, इन्होंने 205 का एंट्री लेवल डिक्लेयर किया कि मैं खरीदूंगा। 1907 के अंदर भी एक ऐसा ही पैनिक आया था। उस समय भी ऐसी ही एक रणनीति के तहत पैनिक को खत्म किया गया था। ब्लैक थर्सडे का पैनिक इस एक्टिविटी के बाद संभल गया था। ब्लैक थर्सडे यानी 24 अक्टूबर 1929 का पैनिक इस प्रॉब्लम के बाद संभल गया था, इस एक्टिविटी के बाद जो बैंकर्स ने मिलकर ली न्यूयॉर्क के अंदर। अब हमारे यहाँ पे मतलब हम लोग कई सालों से सुन रहे हैं एक चीज, बाय द डिप। इसका ये मतलब हुआ कि जब मार्केट गिरे, जब लोग पैनिक कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उस समय आप ग्रीडी हो जाओ और शेयर खरीद लो। यही हुआ अक्टूबर 24 से लेकर अक्टूबर 28 तक। लोगों को लगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बैंकर्स ने, स्पेकुलेशन करने वालों ने खूब अच्छे से मार्केट से पैसा उठाया। 5 दिन मार्केट संभल गया। फिर आया ब्लैक ट्यूसडे, अक्टूबर 29 1929 को। इस दिन 16.5 मिलियन शेयर्स ने हाथ बदले।
यहां जो मार्केट गिरा वो गिरता चला गया और ये मार्केट ऑलमोस्ट 2.25 साल गिरता रहा। जुलाई 1932 तक ये मार्केट गिरा। जब मार्केट संभला तब तक मार्केट 90% प्री क्रैश 90% वैल्यू खो चुका था। इस दिन जो मार्केट की पोजीशन थी, वैल्यू थी, उसको 90% कम कर दिया जुलाई 1932 आते आते। ये था ग्रेट, ये एग्जैक्टली था ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे। ठीक है, माना जाता है कि इसकी वजह से एक ग्रेट डिप्रेशन ट्रिगर हुआ जिसने दुनिया भर के अंदर तहलका मचाया और ये 1939 तक चला। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या इस क्रैश के बाद, एग्जैक्टली हुआ क्या? सबसे पहले तो अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का भरोसा कम हो गया, बहुत कम हो गया। जब मार्केट क्रैश हुआ उससे पहले मार्केट ऑल टाइम हाई था। आपको लग सकता है कुछ चीजें मैं शायद इंडिया के हॉराइजन पे कह रहा हूं, बट ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। सितंबर 1929 में, अक्टूबर में मार्केट क्रैश हुआ, उससे ऑलमोस्ट एक महीने पहले जो एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स थे, एक्सपीरियंस्ड शेयर इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भांप लिया था कि क्या आ रहा है। उन्होंने स्टॉक बेचना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। मार्केट की डिमांड उनको पता लग गई थी। इससे भी एक पैनिक ट्रिगर हुआ। लेकिन सितंबर 1929 से चीज पता लगने लगी थी कि अब ऑल टाइम हाई स्टॉक मार्केट सस्टेनेबल नहीं है। कंपनियों की जो स्टॉक वैल्यू वो बहुत ज्यादा हो गई है, अब दे कैन नॉट सस्टेन। बहुत सारे लोग इस बात पे डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट ट्रिगर क्या था जिसने शॉर्ट टर्म में ट्रिगर किया, एग्जैक्ट मोमेंट क्या था। अलग अलग थ्योरीज हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। 1929 ओवरनाइट नहीं होता, क्रैश ओवरनाइट नहीं होता, कुछ बिल्डअप्स होते हैं। उनमें से एक बिल्डअप ये था कि एग्रीकल्चर्स जो थे, एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स जो थे, एग्रीकल्चर सेगमेंट जो था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी वो डिप्रेस्ड थी। ओवर प्रोडक्टिविटी एंड प्राइस फॉलिंग, सॉरी ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइस फॉलिंग, ये दो काम हो रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के अंदर 1929 के क्रैश से जस्ट पहले। किसान कर्जे में था। मैं विदर्भ के, नागपुर के किसान की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, केंटकी के, मैसाचुसेट्स के किसान की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री बंद हो रही थी, जो प्रोडक्शन हो गया था वो बेच नहीं पा रही थी फैक्ट्रियां, कारण सैलरी लो थी, परचेजिंग पावर कम थी। साइक्लिकल होता है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। आउटपुट लो हो गया, लेकिन फिर भी लोग कर्जा लेके शेयर खरीद रहे थे। 1929 से जस्ट पहले क्या क्या हुआ अमेरिका में क्रैश से पहले वो बता रहा हूँ। स्टॉक के जो प्राइसेस थे वो अपनी रियल वैल्यू से बहुत आगे निकल गए थे। काफी सारे स्टॉक है इंडिया में, वो भी अपनी रियल वैल्यू से बहुत आगे निकल गए। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। स्टील की वैल्यू गिर गई थी, कंस्ट्रक्शन की पेस कम हो गई थी, ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशन या ऑटोमोबाइल सेल्स कम हो गई थी। हो सकता है आपको इंडिया से समीकरण लगे, बट ये अमेरिका की बात है। लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में थे क्योंकि कर्जा आसानी से मिल रहा था, इजी क्रेडिट। लोग कर्जा बहुत ले रहे थे क्योंकि इजी क्रेडिट मिल रहा था। अमेरिका की बात है 1929 के मार्केट क्रैश से जस्ट पहले की। काफ़ी वार्निंग्स थी, जहां पे फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, उस तक ने आके बोला कि स्पेकुलेशन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन ज्ञानचंद लोगों ने कहा इट्स अ हेल्दी करेक्शन। ये स्टेटमेंट भी आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सोशल मीडिया में इंडिया में सुना है। इट्स अ हेल्दी करप्शन बाय द डिप। नतीजा, रोते बिलखते चीखते चिल्लाते लोग, पैनिक, हर जगह अफरा तफरी, लोगों के सपने टूट गए, घर बिक गए, नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, हर जगह हाहाकार मचा था। अनसर्टेनिटी का माहौल था, अनिश्चितता। लोगों को पता नहीं था कि आने वाले निकट भविष्य में क्या होने वाला है। कल अगर मैं 2 रोटी खाऊंगा तो वो रोटी कहाँ से आएगी? कल अगर मुझे चाय पीनी है तो चाय का दूध कहाँ से आएगा? मैं कल कहाँ सोऊंगा? क्या मेरे सर पे छत रहेगी? लोगों को नहीं पता था। लाइफ कैसी थी क्रैश के जस्ट बाद? क्रैश हो गया, समझ गए, पता चल गया कि बेवकूफ़ी कर दी। उसके जस्ट बाद क्या हुआ? लॉन्ग ब्रेड लाइंस। ब्रेड लाइंस मतलब चैरिटी वाले जो खाना देते हैं फ्री का, उसके लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने लगे। लोगों को घरों से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि घरों पर कर्जा ले रखा था, मॉर्गेज नहीं चुका पा रहे थे। किसानों को अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी क्योंकि किसान भी कम नहीं होता, किसान भी स्मार्ट है।
काफ़ी हार्श स्टेप्स लिए लोगों ने, मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो गया अमेरिका में। एक चमकता रोशन शानदार लाइटों से चकाचौंध वाला अमेरिका गरीबी, बेचारगी, लाचारी, भुखमरी वाली स्थिति में आ गया कि लोग भूखे लाचार अवस्था में कोई फ्री खाना दे दे उस कंडीशन में खड़े हैं। 20% लोगों ने हार्श स्टेप्स लिए, 20% ग्रोथ हो गई हार्श स्टेप्स में। एंग्जाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया, मेंटल ब्रेकडाउन बढ़ गया, होमलेसनेस बढ़ गई, डाइवोर्स रेट हाई स्काई रॉकेट हो गए, डाइवोर्स रेट, लोगों के घर टूटने लगे। कौन रहेगा गरीबों के साथ? भाई रातों रात अरबपति बनने के लिए आपने कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन में पैसा डाल दिया, अब घर तो चला गया, तो वाइफ क्यों रहेगी आपके साथ? क्राइम रेट बढ़ गए। आप हमेशा याद रखिए, किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में अगर डिस्पार्सिटी आएगी अमीर और गरीब के बीच, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, वहां पर 100% आप लिख लीजिए क्राइम रेट बढ़ेगा। सोसाइटी शैकल्स में थी, सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा था यहां से कहाँ जाना है। लेकिन जैसा हमेशा होता है, हर रात के बाद एक सूरज आता है, और इंसानों की आदत है कि हम रेजिलियंस दिखाते हैं। कैसे मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट के बाद अगले दिन खबर आती है कि मुंबई नहीं रुकी, मुंबई की आत्मा, दिस इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई। अगले दिन फिर उसी लोकल में मुंबई भाग रहा था। सो दिस इज रेजिलियंस ऑफ ह्यूमंस। रेजिलियंस कैसे स्टार्ट होता है? कम्युनिटी ने क्या किया, सूप किचन स्टार्ट हुए। सूप किचन का मतलब होता है फ्री खाना देने वाले लंगर टाइप की जगह। चर्च, आज भी चर्च एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में। चर्च ने अपने भंडारे खोले, एनजीओज ने काम करना स्टार्ट किया, मॉबस्टर्स। मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि न्यूयॉर्क के अंदर एक मॉबस्टर था, मैं नाम मिस कर गया। उसने इसको अपनी पब्लिक रिलेशंस, अपनी इमेज चमकाने का प्रयास समझा और लोगों को फ्री खाना बांटा। एक मॉबस्टर ने, एक कह सकते हैं गैंगस्टर टाइप के आदमी ने, बहुत बाद में, एक बहुत समय के बाद, बहुत प्रेशर के बाद गवर्नमेंट ने भी फ्री खाना लोगों को दिया। 82,000, 80 से 85,000 लोग सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर ब्रेड लाइन में लग रहे थे, लेकिन खाना खिलाया जा रहा था, कम्युनिटी काम कर रही थी। पड़ोसी दूसरे पड़ोसियों की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ मुंबई है तो स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क भी होगा ही कुछ ना कुछ। तो बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। मेरे पास ये पेन है, आपके पास ये रिमोट है, तो मेरे को रिमोट चाहिए, आपको पेन चाहिए, वी कैन एक्सचेंज। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस रिमोट के बदले में 2 पेन ले लो। बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया। लोकल क्रेडिट सर्कल्स, लोगों ने ज़रूरतमंदों को छोटे छोटे क्रेडिट बांटने स्टार्ट कर दिए कि अपना जीवन वापस पटरी पर ला सके। ये सब सरकार नहीं कर रही थी, नेबर हेल्पिंग नेबर। इंसानी जिंदगी है, ह्यूमन स्पिरिट, पीपल ओपनिंग देयर डोर्स फॉर वंस हु लॉस्ट देयर हाउस। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि वहाँ पे एक फाउंडेशन वैल्यू नहीं है जॉइंट फैमिली वाली, लेकिन फिर भी इमोशंस है उस देश में। कई लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए उन लोगों के लिए कि जिनके पास सोने की जगह नहीं थी, जिनके सर पे छत नहीं थी रात को। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे इस रिसर्च में लगी और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है कि फार्मर सॉलिडारिटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आई थिंक मिडवेस्ट अमेरिका का एक रीजन है, मिडवेस्ट। जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट बोलते थे काफ़ी सारे स्टेट्स को, 7 स्टेट्स को, वैसे ही मिडवेस्ट भी एक रीजन है जिसमें कुछ स्टेट्स आते हैं अमेरिका के। वहाँ का एग्जाम्पल हुआ कि फार्मर सॉलिडारिटी मूवमेंट। बैंक्स ने फार्मर्स की प्रॉपर्टी को जब ऑक्शन किया तो कम्युनिटी में ही लोगों ने मिल के 1 पेनी, 1 पेनी, आप मान लीजिए 1 पैसा भारत के रुपए के अनुसार, 1 पैसे की बोली लगा के उस ज़मीन को खरीद लिया। किसी ने लालच नहीं दिखाया कि ये ज़मीन मैं ले लेता हूँ, लोगों ने सॉलिडारिटी दिखाई किसानों के साथ। 1 पेनी में वो ज़मीन ऑक्शन में ली बैंक से और वापस उसी किसान को दे दी। ये बड़ा अच्छा मूवमेंट मुझे नज़र आया, क्योंकि दिस इज द स्पिरिट ऑफ थिंग। एनवाईसी अमेरिका की भी स्पिरिट है। फिर एक इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है उस समय। चर्च ने ग्रुप स्टार्ट किए, सोशल गैदरिंग स्टार्ट हुई, लोगों ने आना जाना एक दूसरे के घर पे संभालना स्टार्ट किया। म्यूजिक और मूवीज से बहुत फर्क पड़ा। फिर एक चीज़ जो स्टार्ट हुई वो म्यूचुअल एड से स्टार्ट हुई। म्यूचुअल एड का मतलब वही जैसा बताया कि म्यूचुअल सहकारी समितियां बनाई उन्होंने छोटे छोटे अपने लेवल पे। फिर टेम्प्रेरी जॉब्स अरेंज किए गए चर्च के अंदर, या वहाँ पर अरेंज किए जहाँ थोड़ा कैश फ्लो अच्छा था। टेम्प्रेरी इश्यूज, जब तक लोग अपने पैरों पे वापस खड़े ना हो जाए। सरकार का तो नेचुरली सपोर्ट रहता है, रहना पड़ेगा, बिना सरकार के सपोर्ट के इट्स नॉट पॉसिबल। बट अमेरिका ने अपने आप को खड़ा कर लिया फिर से। हाँ, इंसानी जिंदगियों का नुकसान हुआ, हमें कुछ ऐसे लेसन्स मिले। इस केस के बाद अमेरिका ने अपने लॉ भी स्ट्रिक्ट किए, बैंकिंग लॉ उन्होंने चेंज किया।
पहले कॉमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स अमेरिका में सेम चल रहे थे 1929 के क्रैश से पहले। 1929 के बाद अमेरिका ने अपने बैंकिंग सिस्टम के चैनल्स अलग बनाए, कॉमर्शियल बैंकिंग अलग की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग की। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर एक नया इम्प्लीमेंटेशन आया कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है पैनिक की वजह से, इफ़ सम स्टॉक इज़ बीइंग सोल्ड अंडर पैनिक लाइक एनीथिंग, तो उसकी ट्रेडिंग हॉल्ट की जाएगी। एक समय के लिए उसकी ट्रेडिंग हॉल्ट करेंगे, जैसे अपने नहीं लगता लोअर सर्किट इंडिया के अंदर, तो वो 1929 के मार्केट क्रैश के बाद दुनिया भर में स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हम लेसन्स क्या ले सकते हैं इस चीज़ से? इंसान वही जो दूसरों की गलतियों से सीखे। 100 साल बाद का भारत देखना है तो आज का अमेरिका देखो, और अमेरिका की उन गलतियों से सीखो जो अमेरिका ने 100 साल पहले की थी। सेफ्टी नेट नहीं था 1929 में लोगों के पास। अब हमारे पास बहुत मौके हैं जहां हम सेफ्टी नेट्स बना सकते हैं, बनाने चाहिए। इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे असेट्स होने चाहिए जो आपके बुरे समय में काम आए। ओवर लेवरेज नहीं करना है, कर्जे पर नहीं खेलना है, हमेशा याद रखिए कर्जे पर नहीं खेलना है। फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि, मैं क्या कहता हूँ, पूरी दुनिया ही कहती है कि इग्नोरेंस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे गांव में लाल बत्ती नहीं है तो जयपुर शहर के अंदर जो लाल बत्ती है इसलिए मुझे पता नहीं था कि रुकना है कि नहीं रुकना। ये रुकना पड़ेगा आपको। इसीलिए बदलते समय के साथ इफ एवरीबडी इज चेंजिंग, यू हैव टू गेट द फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर पहली बात तो कर्जे में नहीं फंसना है, और फंस गए तो बाहर कैसे निकलना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, महंगे कर्जे क्या होते हैं, डेट ट्रैप क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, डेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। और ये फ्रीली रेडिली अवेलेबल है दुनिया में इंटरनेट पर। राइटिंग ऑन द वॉल, जो चीज़ नज़र आती है वो पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन रात सिगरेट पिएंगे तो आपकी हेल्थ को कुछ ना कुछ होगा, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ सिगरेट ही पीते हैं, दारू के नशे में घर आते हैं, तो आपके परिवारजनों को पता है कि आपका अंत क्या है। ठीक इसी तरह अगर आपके आसपास फाइनेंस की दुनिया में या किसी भी जगह पे आपका डिसीजन क्या इम्पैक्ट करेगा, या किसी और ने जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट क्या है, वो राइटिंग ऑन द वॉल है, तो आप उसको पढ़िए, आप उसको इग्नोर मत करिए। बाकी इंडिया और अमेरिका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आज की तारीख में। एक टाइम था जब हम कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ काम करते थे। फॉर एग्जांपल 2008 का रिसेशन, हमारे पास फिक्स डिपॉजिट में बहुत पैसा था। 2008 में जिस इन्वेस्टर ने, यानी हमारे जस्ट पहले की जो जनरेशन थी जिनको हम भैया कहते हैं, उन्होंने जो देश की इकोनॉमी बचाई एफडी करा के, जो एफडी करा रहे थे अब वो बन गए हैं इन्वेस्टर। तो 2008 का जो इंडिया था वो 2025 में नहीं रह गया है। इसके लिए इंडिया और अमेरिका बहुत डिफरेंस नहीं है। वट एवर डिसीजन यू टेक रिगार्डिंग फाइनेंसेस, प्लीज बी वेरी केयरफुल। इतिहास पढ़ेंगे तो हम इतिहास को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतिहास ये सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। बेस्ट विशेष, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।